बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 6 हम चैप्टर 6 आगाज़ करेंगे और इस वीडियो में हम चैप्टर 6 से रिलेटेड दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमने देखना है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। नंबर 2 इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताते चलूँ कि ये चैप्टर पेयरिंग के एतबार से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार किया जाता है और इसकी पेयरिंग चैप्टर 9 के साथ है, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा ए पार्ट, जबकि बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी से आएगा। तो इस तरह ए और बी पार्ट मिल के दो लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों तरफ से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आके ये पूरा क्वेश्चन बनेगा, 8 नंबर का सवाल बनेगा। अब आते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ। इसको किंगडम प्रोकैरियोटा क्यों कहा जाता है और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम क्या है। पहली बात कि आपको पता होना चाहिए इसको किंगडम मोनिरा भी कहा जाता है, ये इसका पुराना नाम है, ओल्ड नेम। मोनिरा क्यों कहा जाता है? मोनिरा एक्चुअली ग्रीक वर्ड मोनीर से निकला है और मोनीर का मतलब होता है सिंगल। क्योंकि इस किंगडम के अंदर सारे के सारे जानदार सिंगल सेल्ड हैं, यूनिसेलुलर हैं, इस वजह से इस मुनासबत से मुनीर की मुनासबत से इसको मोनिरा कहा जाता है। और मोनिरा का मतलब सिंपल भी होता है। अगर सिंपल की भी बात करें तो भी क्या है, इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं यानी बैक्टीरिया वगैरह वो सिंपल भी हैं, सिंगल सेल भी हैं, सिंगल सेल्ड हैं, यूनिसेलुलर हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इसको प्रोकैरियोटा क्यों कहा जाता है, तो प्रोकैरियोटा दो लफ्ज़ों से मिल के बना है। प्रो जिसका मतलब होता है बिफोर, कैरियोटा कैरियोन से आया है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे भी हमने राइट किया है प्रो मीन बिफोर, जबकि कैरियोटा कैरियोन से निकला है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। बिफोर न्यूक्लियस से क्या मुराद है? साइंटिस्ट के मुताबिक ज़मीन पर पहले ज़िंदगी का वजूद नहीं था, फिर ज़मीन पर ज़िंदगी वजूद में आई, पानी में सबसे पहला जानदार साइंटिस्ट के मुताबिक बना और ये बिल्कुल सिंपल था, सिंपल लाइफ की फॉर्म में था, ये सिंपल ऑर्गेनिज़म था। और ये वो ऑर्गेनिज़म्स थे जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जैसे कि न्यूक्लियस वगैरह है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह हैं, इनके अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं थी। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में थी लाइफ, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में बैक्टीरिया थे। फिर इससे वजूद में आए कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कम्प्लेक्स लाइफ वजूद में और कम्प्लेक्स लाइफ से मुराद क्या है कि इन सिंपल से जो कम्प्लेक्स वजूद में आ रहे हैं एक्चुअली वो क्या है, ये वो सेल थे, ये वो जानदार थे जिनके अंदर सेल जो था वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पर मुश्तमिल था, यानी इनमें न्यूक्लियस भी मौजूद था, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी मौजूद थे। प्रोकैरियोटा को प्रो बिफोर और कैरियोटा कैरियोन यानी न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि इस ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो मेंबर्स पाए जाते हैं, वो इस कैटेगरी से लिए गए थे जिनमें अभी न्यूक्लियस बना ही नहीं था, जिनमें न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं था। तो इस लिहाज से इनको हम कहेंगे कि बिफोर न्यूक्लियस, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, बिफोर न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म। तो क्योंकि ये बिफोर न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप का हिस्सा है, इस वजह से इस ग्रुप को इस मुनासबत से ये नाम दिया गया है प्रोकैरियोटा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल, यानी जो जानदार इसमें शामिल हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होंगे, उनमें प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होगा, यानी ऐसा सेल जानदार बना रहा होगा जो कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। प्रो मीन बिफोर, कैरियोन मीन न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस या ऐसे जानदार जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता वो किंगडम प्रोकैरियोटा में शामिल होंगे, उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। और इनको जनरली हम बैक्टीरिया भी कहते हैं, इसीलिए इस ग्रुप को, इस किंगडम को बैक्टीरियल किंगडम या बैक्टीरियल ग्रुप भी कहते हैं। इस किंगडम में दो बड़े ग्रुप्स या दो मेजर ग्रुप्स जो है वो बनाए गए हैं, दो कैटेगरी से मेजर। पहली कैटेगरी जो मेजर है, जो बुनियादी है, जो सबसे बड़ी है, यू बैक्टीरिया कहलाती है। यू मीन ट्रू होता है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया होगा, यानी इस ग्रुप को हम यू बैक्टीरिया का नाम देंगे और यू बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं एक्चुअली दीज आर ट्रू बैक्टीरिया। जबकि दूसरा ग्रुप है आर्चियो बैक्टीरिया। आर्चियो का मतलब होता है एंशियंट, पुराना, कदीम, जबकि बैक्टीरिया बैक्टीरिया ही होगा। तो अगर हम आर्चियो बैक्टीरिया की बात करें तो हम कहेंगे कि ये वो बैक्टीरिया का ग्रुप है जिसमें एंशियंट या कदीम या पुराने बैक्टीरिया शामिल होंगे। बहुत थोड़ी तादाद में जानदार स्पीशीज़ शामिल हैं इस ग्रुप के अंदर, जबकि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया हैं वो इस ग्रुप यू बैक्टीरिया में शामिल है। दोनों में फ़र्क क्या है? साइंटिस्ट के मुताबिक किंगडम प्रोकैरियोटा के अंदर जो सही बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि सही बैक्टीरियल डेफिनेशन पर उतरते हैं, वो यू बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं।
ये यू बैक्टीरिया के मेंबर्स हैं जो वक्त के साथ साथ जिन्होंने अपने आप को चेंज किया, जिन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, बहुत सारी चेंजेस साइंटिस्ट इनमें ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन आर्चियो बैक्टीरिया की बात करें तो साइंटिस्ट का मानना है कि इस ग्रुप के मेंबर्स ऐसे हैं कि जैसे स्टार्ट में बने थे तब से लेके आज तक इनमें कोई चेंजेस नहीं आई। ये कदीम है, ये प्रिमिटिव है, ये अनचेंज्ड है। तो अनचेंज बैक्टीरिया वाला अलग से ग्रुप, जबकि वो बैक्टीरिया जो अपने आप को वक्त के साथ साथ तब्दील करते रहे, ढालते रहे, चेंज करते रहे, इवॉल्व होते रहे, वो यू बैक्टीरियल ग्रुप में रखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। किंगडम प्रोकैरियोटा में जैसा कि हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है उनको जनरली हम बैक्टीरिया कहते हैं, तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी कैसे हुई, और इस टॉपिक में हमने एक्चुअली बात करनी है साइंटिस्ट के रोल की कि किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी में अहम किरदार अदा किया। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं एंटोनी वैन लीवनहुक। तो हम उन्हीं की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखेंगे। लॉन्ग बीन सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का मतलब होता है ख्याल किया जाना या शक होना। तो बहुत लंबे अरसे तक शक था, किस चीज़ का शक था, दैट स्मॉल क्रिएचर एग्जिस्ट। लोग ख्याल करते थे, लोगों को इस बात का शक था, बड़े लंबे अरसे तक इस बात का शक रहा कि एक ऐसी मखलूक भी मौजूद है, हो सकती है, जो आम आँख से नज़र नहीं आती। फिर बाद में क्या हुआ, डच साइंटिस्ट। डच का मतलब होता है वो साइंटिस्ट या वो इंसान जिसका ताल्लुक नेदरलैंड से हो। सो पीपल ऑफ नेदरलैंड आर आल्सो नोन एज डच। तो डच साइंटिस्ट यानी वो साइंटिस्ट जिनका ताल्लुक नेदरलैंड से था, और इससे मुराद हम एक्चुअली एंटोनी वैन लीवनहुक की बात कर रहे हैं। तो डच साइंटिस्ट एंटोनी वैन लीवनहुक इन 1673 फर्स्ट रिपोर्ट माइक्रोब्स। तो इन्होंने लीवनहुक ने फर्स्ट टाइम 1673 में पहली बार क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिपोर्ट किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से जिनके बारे में कौन कौन से थे जिनके बारे में बताया, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। एक्चुअली बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोआ, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि ये आम आंख से नज़र नहीं आते। और इन्हीं के बारे में फर्स्ट टाइम लीवनहुक ने भी बताया था। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बनता है, पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसने रिपोर्ट किया था। तो डच साइंटिस्ट यानी एंटोनी वैन लीवनहुक ने 1673 में इनको रिपोर्ट किया। ही यूज सिंपल माइक्रोस्कोप, इसने बहुत ही सादा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया। और एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी का ताल्लुक भी माइक्रोस्कोप के साथ ही था, क्योंकि आम आँख से नज़र आते नहीं थे। इससे पहले ना माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई थी और ना ही ये क्या है इनका पता चला। जैसे ही माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई तो साथ ही क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी पता चला। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डिस्कवरी थी वो माइक्रोस्कोप के साथ रिलेट कर रही थी। बहरहाल ही यूज सिंपल माइक्रोस्कोप टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। इसने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी वजाहत करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए सादा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की। विद एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है सही, अच्छे तरीके से। विद एक्यूरेट ड्राइंग एंड डिस्क्रिप्शन। ड्राइंग का मतलब होता है उनकी शक्ल ड्रा करना, उनकी शक्ल बनाना, जबकि डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वजाहत। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम ये कहा कि जी एक ऐसी मखलूक भी मौजूद है जो आम आँख से नज़र नहीं आती, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है या फिर प्रोटोजोआ है, तो लोगों ने कहा कि हमें बताओ वो कैसे हैं। तो इन्होंने क्या किया, उनकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे तरीके से दी, उनको इनकी बैक्टीरिया वगैरह की वजाहत की उनके सामने, लोगों के सामने, कि ये इस तरह नज़र आते हैं, ये इस तरह होते हैं, इनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। इवन उनकी डायग्राम्स भी ड्रा करके लोगों को इन्होंने समझाई और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब कुछ मुकम्मल किया। वजाहत या ड्राइंग का जो जितना भी प्रोसेस था वो इन्होंने बहुत ही एक्यूरेट फॉर्म में किया कि लोगों ने जो है वो इस बात पर यकीन किया कि वाकई ही बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड स्मॉल क्रिएचर इन रेन वाटर। इन्होंने ये जो स्मॉल क्रिएचर थी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ये फर्स्ट टाइम रेन वाटर में ऑब्जर्व की, बारिश के पानी में। और फिर बाद में कंफर्मेशन कहाँ पे हुई, कंफर्म्ड इन सलाइवा। सलाइवा से मुराद हम लुआब की बात करें, थूक जिसको कहा जाता है। विनीगर यानी सिरका में भी पाए गए। इन्फ्यूजन यानी जड़ी बूटियों का जो निचोड़ होता है, जिसको हम जुशांदा भी कहते हैं, उनके अंदर भी ऑब्जर्व किया। और बहुत सारे दूसरे सब्सटेंसेस में भी ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंफर्म हुए बाद में। लेकिन फर्स्ट टाइम कहाँ डिस्कवर हुए, फर्स्ट टाइम कहाँ पे पता चला इनका, रेन वाटर के अंदर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीवनहुक ने डिस्कवर किए थे, इनको इन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल्स का। एनिमल से मुराद एनिमल, जबकि क्यूल से मुराद यहाँ पे है स्मॉल, छोटा। और क्यूल का वर्ड वैक्यूल से लिया गया, क्योंकि जो जानदार इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आए थे वो बहुत छोटे थे और वैक्यूल की फॉर्म में थे, सैक लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में थे, वैक्यूल लाइक फॉर्म में थे, ये बहुत स्मॉल थे इस वजह से। और जाहिर सी बात है एनिमल भी थे,
एनिमल की खासियत है कि उनमें सेल वॉल नहीं होती, वो एक से दूसरी जगह लोकोमोट कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। तो इस बिना पे इन्होंने ना सिर्फ उनको एनिमल का नाम दिया बल्कि उनके नाम के साथ क्यूल का वर्ड भी ऐड किया, यानी बहुत छोटे जानदार, बहुत छोटे जानवर जो आम आँख से नजर ना आए, इनको इन्होंने फर्स्ट टाइम ये टर्म दी और इसको इन्होंने एनिमल क्यूल के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेकंड साइंटिस्ट, कंट्रीब्यूशंस ऑफ लुईस पास्चर। लेवनहुक की जो भी कंट्रीब्यूशन थी उसके बहुत अरसे बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट लुईस पास्चर ने काम शुरू किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर। इनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी? पहली बात तो इन्होंने कंफर्म किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। लेवनहुक ने जो कुछ डिस्कवर किया, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, उसको कंफर्म कर रहे हैं ये लुईस पास्चर, जिनका ताल्लुक फ्रांस से था। ये फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। सो ही कंफर्म्ड एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स। तो लुईस पास्चर ने लेवनहुक की बात की तस्दीक की कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, कंफर्मेशन थी। साथ ही साथ क्या इसने किया, मैनी डिस्कवरीज इन माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, और साथ ही साथ मेडिसिन के अंदर इसने बहुत मुख्तलिफ और अहम डिस्कवरीज की। नेक्स्ट पॉइंट क्या था जो कि इनकी कंट्रीब्यूशन में शुमार किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर एंथ्राक्स, फाउल कॉलेरा एंड रेबीज। इन्होंने वैक्सीन्स डिस्कवर की, किसके लिए? वैक्सीन फॉर रेबीज, रेबीज कहा जाता है बावलापन को। और दूसरी तरफ इन्होंने वैक्सीन डिस्कवर की फाउल कॉलेरा, फाउल परिंदों को कहते हैं, कॉलेरा का मतलब हैज़ा होता है, यानी परिंदों में जो हैज़ा होता है उसके लिए वैक्सीन डिस्कवर की। और साथ ही साथ एंथ्रॉक्स के लिए भी वैक्सीन डिस्कवर की, डेवलप की। एंथ्रॉक्स क्या है? ये इन्फेक्शन है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें बुखार, जिस्म पर दाने निकल आना और साथ ही साथ मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में इन्फेक्शन का होना, ये आम सी बात है, ये इसकी अलामात हैं एंथ्रॉक्स की। तो इसने वैक्सीन तैयार की एंथ्रॉक्स के लिए, फाउल कॉलेरा के लिए और रेबीज़ के लिए। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है वैक्सीन, इसका क्या मतलब है? वैक्सीन कोई भी ऐसी दवाई, किसी भी ऐसी दवाई को कहा जाता है जो वो ज़्यादातर इंसानों को लगाई जाती है। और क्यों लगाई जाती है? ताकि जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा की जा सके किसी मखसूस बीमारी के लिए। मखसूस बीमारी के लिए क़ुव्वत मदाफ़ियत या इम्यूनिटी पैदा करने के लिए जो दवाई लगाई जाती है, जो दवाई दी जाती है, उसको वैक्सीन कहा जाता है। तो इन्होंने वैक्सीन डेवलप की लुईस पास्चर ने। और भी कुछ प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे, जैसा कि पास्चराइजेशन थी, हीट किलिंग प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। किसी भी चीज़ को हम देर तक महफूज रखना चाह रहे हैं तो हम, जैसे मिल्क वगैरह है, स्पेशली पास्चराइजेशन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, उनको देर तक महफूज रखने के लिए, उनको ख़राब होने से बचाने के लिए, तो क्या किया जाता है कि उनको हीट अप किया जाता है, बहुत हीट दी जाती है, जिससे क्या होगा, उसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं और फिर हम उनको अच्छे तरीके से पैक करके लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। ये तरीका जिसमें हीट किलिंग प्रोसेस हो रहा है, हीट के ज़रिए किलिंग की जा रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह की, इसको पास्चराइजेशन कहते हैं। और लुईस पास्चर ने क्योंकि इसको डेवलप किया था, इसी मुनासबत से इस प्रोसेस को ये नाम दिया जाता है पास्चराइजेशन, और ये लुईस पास्चर ने डेवलप किया। डेवलपमेंट ऑफ फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ में फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी इन्हीं की वजह से आया, इन्होंने ही डेवलप किया। फर्मेंटेशन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, ये या खमीर बनाना, ये फर्मेंटेशन कहलाता है। और इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत ही कारआमद प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, अल्कोहल या मशरूबात बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ख़मीरी रोटी या डबल रोटियाँ, या यूँ कह लें कि सिंपल फर्मेंटेशन के प्रोसेस को इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल स्केल पर ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस था, ये भी लुईस पास्चर ने डेवलप किया, जो कि ज़्यादातर मशरूबात बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, प्रूव्ड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड काज डिजीज़, और इन्होंने ये भी साबित किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बीमारी की वजह बन सकते हैं, वो बीमारी काज कर सकते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट से कंट्रीब्यूशन हमने इस पॉइंट में डिस्कस करनी है रॉबर्ट कूक की, और रॉबर्ट कूक की कंट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। इनकी कंट्रीब्यूशन में रॉबर्ट कूक, अच्छा अगर हम एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो कूक लफ्ज़ है, कूक, जबकि कुछ लोग इसको रॉबर्ट कूश भी कहते हैं। तो रॉबर्ट कूश हो या रॉबर्ट कूक, इनकी कंट्रीब्यूशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली कंट्रीब्यूशन, ही आइसोलेटेड टिपिकल रॉड शेप बैक्टीरिया। टिपिकल का मतलब होता है नमूना, ख़ास नमूने इन्होंने रॉड शेप बैक्टीरिया के डिस्कवर किए, आइसोलेट किए। ये रॉड नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, या अगर हम इसको मार्कर की बात करें तो ये भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने क्या है, ऐसे बैक्टीरिया डिस्कवर किए, आइसोलेट किए, जिनके नमूने किस तरह के थे, जिनकी अशकाल किस तरह की थी, रॉड नुमा थी। और साथ साथ क्या है, रॉड लाइक होने के साथ विद स्केरिश एंड, स्केरिश का मतलब होता है गोल या मुरब्बा नुमा।
अगर हम देखें तो यहाँ रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि इसके जो एंड्स है वो इस तरह गोल्स हैं। तो ये गोल एंड या इसकी जो टिप्स हैं या इसके जो टैप्स या टेपियर एंड्स हैं या गोल एंड है, सॉरी, ये गोल एक्चुअली स्केरिश, ये गुलाई जो है ये सर्कुलर फॉर्म एंड्स पर ये स्केरिश को प्रेजेंट करती है। तो इन्होंने बैक्टीरिया आइसोलेट किए, ये रॉड शेप बैक्टीरिया थे और इनके जो एंड्स थे वो गोल थे यानी स्केरिश थे, और साथ ही साथ इनको बाद में नाम दिया गया बेसिलाई। ये रॉड शेप बैक्टीरिया को बेसिलाई का नाम दिया गया। और एक अंदाजे के मुताबिक कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है, एक थ्योरी भी है, सॉरी एक इंफॉर्मेशन के शायद बैक्टीरिया को इस बेसिलस की मुनासबत से ये बैक्टीरिया नेम दिया गया है। बहरहाल रॉड शेप बैक्टीरिया इन्होंने कहाँ से डिस्कवर किए? रॉड शेप बैक्टीरिया जिनके स्केरिश एंड थे इन्होंने डिस्कवर किए फ्रॉम ब्लड ऑफ शीप, एक भेड़ के खून से इन्होंने इनको अलग किया। डाइड बाय एंथ्राक्स, जो एंथ्राक्स नामी बीमारी की जद में आके मरी थी, डेथ हुई थी जिसकी, उसके ब्लड से इन्होंने ये रॉड शेप बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम डिस्कवर की। फिर साथ ही आल्सो डिस्कवर्ड बैक्टीरिया दैट काज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को टीबी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो इन्होंने क्या है, पहले बैक्टीरिया एंथ्राक्स की वजह बनने वाले बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप थे स्केरिश एंड के साथ, उनको डिस्कवर किया। फिर बाद में इन्होंने क्या है, ऐसे बैक्टीरिया भी डिस्कवर किए जो ट्यूबरकुलोसिस की वजह बनते थे या फिर साथ ही साथ कॉलरा की वजह बनने वाले। तो इस तरह इन्होंने मुख्तलिफ इकसाम के बैक्टीरिया डिस्कवर किया, आइसोलेट किए, जो मुख्तलिफ बीमारियाँ यानी एंथ्राक्स, कॉलरा और साथ ही साथ ट्यूबरकुलोसिस वगैरह की वजह बन रहे थे। नेक्स्ट, ही फॉर्मुलेटेड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। जर्म का मतलब होता है ऐसे माइक्रोब्स जो बीमारी की वजह बनते हों, और इन्होंने ऐसी थ्योरी दी जिसका नाम था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? विच इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डिजीज लायंस। यानी इन्होंने थ्योरी दी जिसका नाम रखा गया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। और डिजीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में, बीमार जानदार में, उसकी बॉडी पर पाए जाने वाले जो लायंस हैं, जो दाने या जो छाले हैं, उनमें मौजूद ऑर्गेनिज्म क्या उस बीमारी की वजह बनते हैं कि नहीं बनते। सो विच इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट दैट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डिजीज लायन इज कैजुअल एजेंट ऑफ डिजीज और नॉट। यानी इस थ्योरी को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है कि जानदार जो बीमार है, उस बीमार जानदार के जिस्म पर पाए जाने वाले जो दाने हैं, जो छाले हैं, उनमें अगर कोई माइक्रोब मिलता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो वो क्या उस जानदार को बीमार करने की वजह है कि नहीं है। यानी सिंपली था कि जो दाने जिस्म पर, जानदार के जिस्म पर नज़र आ रहे थे, उन दानों में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी की वजह बनता है कि नहीं बनता, बीमारी काज करता है, डिजीज़ काज करता है कि नहीं काज करता। ये जर्म थ्योरी उस चीज़ को चेक करने के लिए फार्मूलेट की गई थी, और ये भी रॉबर्ट कुक ने इसको फार्मूलेट किया। पास्चुलेट्स ऑफ जर्म थ्योरी। पास्चुलेट का मतलब होता है नुकात, अहम नुकात हम जिसको कह सकते हैं। तो जर्म थ्योरी के 4 अहम नुकात थे, 4 पास्चुलेट्स हैं। उनमें से पहला, अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद गिवन डिजीज। अगर बीमारी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है तो फिर उस जानदार के जिस्म में बीमारी की वजह बनने वाला एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। हम जर्म थ्योरी के पास्चुलेट्स को यूज़ करते हैं कि जानदार में जो बीमारी है वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है या नहीं है, जो कि उसके जिस्म पर दानों में पाए गए हैं। तो पहला कि अगर बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से, बैक्टीरिया वगैरह में से किसी की वजह से है, तो वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बीमार जानदार में होने चाहिए, उसके दानों में, उसके जिस्म में होने चाहिए, एसोसिएटेड होने चाहिए। द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड। जो ऑर्गेनिज्म इस बीमारी की वजह बन रहा है, जो उस बीमार जानदार में है, उसको क्या किया जा सके, उसको आइसोलेट किया जा सके, उसको सेपरेट किया जा सके। एंड ग्रो इन प्योर कल्चर, यानी उसको अलग से लैब के अंदर प्योर फॉर्म में ग्रो करवाया जा सके। यानी अगर जानदार बीमारी की वजह है तो वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बीमारी की वजह है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बीमार जानदार में होना चाहिए। उसको वहाँ से आइसोलेट भी किया जा सकता हो, और आइसोलेट करके उसको लैब के अंदर प्योर फॉर्म में कल्चर भी किया जा सकता है, यानी उसको प्योर फॉर्म में कल्चर भी किया जा सके। नेक्स्ट, प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस डिजीज व्हेन इनोक्यूलेटेड इनटू ससेप्टेबल एनिमल। इनोक्यूलेट का मतलब होता है इंजेक्ट। वो जो प्योर कल्चर आइसोलेट किया था और प्योर फॉर्म में उसको लैब के अंदर हमने ग्रो करवाया,
ये ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में जो हमारे पास अवेलेबल था, जब हम इसको ससेप्टेबल एनिमल में इंजेक्ट करेंगे तो वहाँ भी ये डिजीज़ की वजह बनेगा, उसी बीमारी की वजह बनेगा जो बीमारी हमने पहले वाले जानदार में देखी थी, जहाँ से ये प्योर कल्चर हमने लिया था, आइसोलेट किया था। यानी जानदार बीमार था और उस जानदार में बीमारी की वजह बनने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होना चाहिए था। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमार था तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होना चाहिए, उसको आइसोलेट भी किया जा सकता है, वहाँ से आइसोलेट करके उसको फिर क्या है, प्योर कल्चर फॉर्म में ग्रो भी करवाया जा सकता है। अब ये जो प्योर कल्चर है, ये ससेप्टेबल एनिमल में क्या है, फर्दर इंजेक्ट जब किया जाएगा, इनोकुलेट किया जाएगा, तो वहाँ भी ये सेम डिजीज़ काज करेगा। ससेप्टेबल एनिमल का मतलब होता है ऐसा एनिमल, ऐसा जानदार जिसको आसानी से शिकार किया जा सके, जो आसानी से असर में आ सके, जो आसानी से अटैक, जिस पर आसानी से अटैक किया जा सके, कमज़ोर हम कह सकते हैं। चौथा और आखिरी पॉइंट था, इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है, टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल। प्योर कल्चर जब हमने ससेप्टेबल एनिमल को इनोकुलेट किया, इंजेक्ट किया, तो लास्ट पॉइंट इसी को फर्दर इसी से रिलेट करते हुए कहा गया है कि ससेप्टेबल एनिमल से भी मुमकिन है, ये मुमकिन है कि हम ससेप्टेबल एनिमल से भी उस प्योर कल्चर वाले ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करके, अलग करके उसकी प्योर कल्चर फॉर्म लैब के अंदर ग्रो करवा सकते। यानी ससेप्टेबल एनिमल में जो हमने इंजेक्ट किया था ऑर्गेनिज्म, जो बीमारी की वजह बन रहा था, उसको हम ससेप्टेबल एनिमल से भी दोबारा क्या है, प्योर फॉर्म में अलग भी कर सकते हैं, उसको ग्रो भी दोबारा से करवा सकते हैं लैब के अंदर। तो पहला पॉइंट था ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिजीज्ड एनिमल के अंदर होना ज़रूरी है जो उस बीमारी की वजह बन रहा है, फिर उसको आइसोलेट करके प्योर फॉर्म में ग्रो करवाया जा सकता है। और प्योर फॉर्म में ग्रो करवाया गया ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी ससेप्टेबल एनिमल में इंजेक्ट किया जाएगा तो वहाँ पे भी बीमारी की वजह बनेगा, और इस बीमार एनिमल से, इस बीमार जानदार से हम दोबारा भी क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिकवर कर सकते हैं, उनको प्योर फॉर्म में दोबारा से ग्रो भी कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको हम पोस्टुलेट्स ऑफ जर्म थ्योरी का नाम देते हैं। आखिरी पॉइंट है कि लैब के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो रॉबर्ट कुक और उसके साथियों ने डेवलप की थी, जिस वजह से रॉबर्ट कुक को जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाता है। कौन कौन सी टेक्निक्स थी उनमें? इनोकुलेशन, यानी कोई भी दवाई या कोई भी सब्सटेंस किसी एनिमल को इंजेक्ट कैसे किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, वो इंजेक्शनिंग का प्रोसेस, वो इनोकुलेशन का प्रोसेस इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। आइसोलेशन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी बीमार जानदार से अलग करना, किसी भी जगह से आइसोलेट करने का तरीका इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। मीडिया प्रेपरेशन, वो जो प्योर कल्चर की फॉर्म में हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहाँ पे रखना है, किस जगह ग्रो करवाना है, उनकी ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है, ये मीडिया प्रेपरेशन में आता है। मेंटेनेंस ऑफ कल्चर, प्योर कल्चर, उस प्योर कल्चर को मेंटेन करना है कि वो सर्वाइव कर सके, वो डाई ना हो, वो अपनी सारी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जाए। और लास्ट प्रेपरेशन ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब नमूना होता है, और स्पेसिमेन की तैयारी किसके लिए? फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व करने के लिए नमूने को तैयार करना, सही तरीके से उसको मेंटेन करना, एडजस्ट करना, ताकि हम अच्छे तरीके से उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर सकें। ये प्रेपरेशन का तरीका या फिर इनोकुलेशन का या मेंटेनेंस का या आइसोलेशन वगैरह, ये सारे तरीके रॉबर्ट कुक और उसके साथियों ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। इस वीडियो में हमारा आखिरी पॉइंट यहाँ पे है कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे अहम क्वेश्चन जो आज वाली वीडियो में, आज वाले टॉपिक से पूछा जाता है वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पोस्टुलेट्स ऑफ जर्म थ्योरी है, जबकि दूसरा MCQs है। फर्स्ट टाइम किसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया? एंटोनी वैन लीeuwenhoek थे, उनकी बात की गई है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम इनको डिस्कवर किया, इनको मेंशन किया, इवन उन्होंने इसके बारे में इनको क्या नाम दिया। और समटाइम ऐसे भी होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटोनी वैन लीeuwenhoek, तो इस लिहाज से भी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और वो क्या है? पोस्टुलेट्स ऑफ जर्म थ्योरी आज के टॉपिक से। तो यहीं तक हमारी आज की वीडियो, यहीं तक हमारा आज का ये टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सही तरह समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।